तुफैल चतुर्वेदी, जितने भी नाम आप देखते हैं, इन लोगों का न किसी पार्टी से न किसी संगठन से कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। ये तमाम सारे लोग, हर एक ने अपना एक न एक विषय चुना हुआ है। नीरज अत्री साहब के बारे में आप जानते हैं कि वो इतिहास के ऊपर बोलते हैं, उसमें कुछ किताबें भी उन्होंने लिखी हैं। तुफैल साहब का विषय भी आपको पता है। तो हम सबकी कोशिश यह है कि, क्योंकि इस वक्त लड़ाई सिर्फ कोर्ट के अंदर ही नहीं लड़ी जा रही है, सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर ही नहीं लड़ी जा रही है। एक लड़ाई है जो इस देश में एक लंबे कालखंड से झूठ और फरेब के ऊपर कुछ नैरेटिव बनाए गए हैं, और वो झूठे नैरेटिव से 2022 के भारत में इस संचार क्रांति के माध्यम से लोग अपनी बातों को तथ्यों पे, तर्कों पे, लॉजिक के साथ रख रहे हैं और दुनिया उनको सुन रही है। लिहाजा कल बहुत सारे अलग अलग विषय होंगे। आप सब जानते हैं सुशील पंडित जी कश्मीर से आते हैं, कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ, और आज कश्मीरी पंडित कहां हैं, वहां क्या बदलाव हुआ और क्या होना चाहिए, क्या नहीं हुआ, उस पर अपनी बात रखेंगे। सिंह साहब का अपनी विशेषज्ञता है कि वो आंतरिक सुरक्षा के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं, वो भी रखेंगे। प्रोफेसर पवन सिन्हा साहब भी अपनी बात रखेंगे। इस सिलसिले में हम लोगों का आज आना हुआ है। हम लोग 10 तारीख तक यहां रहेंगे, शायद दोपहर में हम लोगों को वापस जाना है। आप सब लोगों को हो सकता है कि बहुत से आपके साथी न पहुंचे हों यहां, लेकिन मीडिया में खुद मैं 22 साल तक रहा हूं। बनारस को जितना यहां के मीडिया ने यहां के सही नैरेटिव के साथ, नए फैक्ट के साथ, मैंने बहुत सारे ऐसे मीडिया के मेरे मित्र भी हैं कि उनके एडिटोरियल पॉलिसी कुछ भी हो, फिर भी यहां से लोग जो रिपोर्ट करते हैं, मैं मानता हूं कि बनारस क्या है, बनारस की संस्कृति क्या है, उसकी सभ्यता क्या है, उसको वो सही पर्सपेक्टिव में रखते हैं। इसके लिए आप सब पत्रकारों को मैं मुबारकबाद देता हूं। ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं है, ये पूरी लड़ाई सभ्यता की लड़ाई है, और सिविलाइजेशन की लड़ाई में हर आदमी को अपनी भूमिका निभानी है। कोई चुप रह के निभा रहा है, कोई बोल के निभा रहा है, कोई लिख के निभा रहा है, कोई चिल्ला के निभा रहा है। तो मैं मानता हूं कि इस युद्ध में जो भी शामिल है वो निजी तौर पे नहीं, इस राष्ट्र के खोए हुए सम्मान, उसकी मान्यताएं, परंपराएं, सरोकारों के लिए लड़ रहा है। लिहाजा हम भी उसमें अपनी भूमिका हम लोगों ने तय की है, और हम यही काम पूरे देश में कर रहे हैं। आपके मन में कोई प्रश्न हो, आपके मन में कोई संशय हो, वो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उपेंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह है कि काशी को पूरे वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट लाइफ सिटी मानी जाती है, और काशी की शुरुआत भगवान शिव से हुई है। और आज मैं देखता हूं सिस्टम में हमको ये साबित करना मुश्किल हो रहा है कि ये शिव की नगरी है और काशी विश्वनाथ मंदिर काशी का है। ये एक इतना विकट यक्ष प्रश्न है कि कानूनी पेचीदगियों के चलते हम असत्य को सत्य मान रहे हैं और सत्य को साबित करना बड़ा दुरूह हो रहा है। जैसा कि विष्णु शंकर जैन जी, हरिशंकर जैन जी अक्सर निकल के अपनी बाइट ज्ञानवापी मुद्दे पे देते हैं, तो वो सारी चीजें जो फैक्ट है, जो अकाट्य है, कुछ सिस्टम का दोष नहीं लगता है कि हमें सत्य को साबित करना एक बहुत ही यक्ष प्रश्न की तरह लगता है। मुझे लगता है इस पे हरिशंकर जैन साहब, विष्णु जी कहेंगे, लेकिन ये किस दौर में नहीं हुआ? ये हर दौर में हुआ, कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि आपको सच को साबित करना पड़ रहा है। ये तो दुर्भाग्य ना, लेकिन है, और अगर है तो उस चैलेंज को स्वीकारना चाहिए। हम ये कह के नहीं भाग सकते कि देखिए साहब ये गलत हो रहा है।
अगर लड़ाई तर्कों और तथ्यों पे ही है और ये भी साबित करना है कि सूरज पूरब से निकलता है और ये भी साबित करना है कि जमीन गोल है और कुछ लोग कहते हैं चपटी है, तब भी साबित तो करना ही है ना सर। इसलिए कि कुछ लोग कहते हैं चपटी है तो इसलिए कि हम साबित नहीं करेंगे तो उससे बड़ा सच क्या हो सकता है। तो आप काशी की लड़ाई तो बहुत दूर की बात है, लोग तो 1400 साल के बाद में नहीं मानने को तैयार है कि जमीन गोल है, वो कहते हैं चपटी है। तो अब इसका क्या इलाज है भाई? वो कहते हैं ऊपर से आसमानी किताब आई है, कोरियर कंपनी का नाम नहीं बताते। तो आज भी आपको सत्यता से लड़ना ही पड़ेगा 1000 ऐसे। तो उसमें तो काशी तो एक बहुत छोटी लड़ाई है, अभी तो कई 40,000 ऐसी चीजें हैं जिस पर रोज आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, रोज आपको वो तथ्य देने पड़ेंगे जिसकी तरफ आप बात करेंगे। तो सिस्टम के बारे में मैं इसलिए सवाल नहीं करता कि सिस्टम अपने हिसाब से चलता है, समाज सिस्टम से नहीं चलता है, समाज से सिस्टम है, सिस्टम से समाज नहीं है, ये समझ लीजिएगा। इसलिए सत्ताएं, सरकार, देश, सेना, पुलिस, जुडिशरी, ये किसी न किसी नियम से बंधे हुए हैं और वो उस नियम के अंदर जो जाएगा वो उसी तरीके से बिहेव करेगा। इसलिए हम में से कोई भी आदमी न कोई ऐसी इच्छा रखता है और न ही पास में किसी का कोई ऐसा एजेंडा है कि हम सिस्टम में रह के से बदलेंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बाहर लड़के लड़ी जाती हैं और ज्यादा ताकत से लड़ी जाती हैं। और आप पिछले 10-15 साल का अध्ययन करें तो समाज के दबाव में बहुत सारे काम हुए हैं। सत्ताएं अपने हिसाब से काम करती हैं, उनको कितना नफा होगा, कितना नुकसान होगा, ये अभी उठाना चाहिए मुद्दा कि नहीं उठाना चाहिए, ये तमाम सारी चीजें होती हैं। तो मैं ये मानता हूं कि आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो उसका कोई बहुत बहुत महत्व नहीं है। और जहां 95 करोड़ और 100 करोड़ लोग अगर ये मानते हैं तो फिर कौन सी अदालत तय करेगी? अदालतें तो इस देश के अंदर जो कि उनका 5-6 करोड़ मैंने सुना है कि सुप्रीम कोर्ट में केसेस हैं, वो उन्हें सॉल्व नहीं कर रहे हैं, लेकिन अदालतें ये तय कर रही हैं कि राफेल के अंदर कौन सा पुर्जा लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। तो जितने ऐसे काम हैं उसमें अदालतें मुझे प्रोडक्ट नजर आती हैं। और जो समाज में विघटन हो रहा है, जिससे समाज के अंदर टूट रहा है, समाज के अंदर एक उथल पुथल है, उन विषय को तो हर आदमी आगे बढ़ाना चाहता है। थैंक यू सर। कुलश्रेष्ठ जी, यही एक सबसे बड़ी विडंबना है। आज विश्व गुरु होते हुए भी आज हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। कुलश्रेष्ठ जी, एक सवाल आप कह रहे हैं कि सब लोग लड़ाई में है, किसी न किसी कौन सी लड़ाई है? क्या लड़ाई है? हिंदू मुसलमान की लड़ाई है कि मंदिर? लड़ाई का मतलब मैं समझ रहा हूँ आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही समझते हैं सर। कौन सी लड़ाई है जिसको हम लोग लड़ रहे हैं? सब लोग उसमें लड़ाई में है, क्या लड़ाई है वो? मैंने तो अभी आपसे कहा कि आपने जो उसके साथ में एक सेंटेंस अटैच किया कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है, तो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई तो कब से चल रही है? आज से चल रही है। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई क्या बनारस की वजह से हो रही है, अयोध्या की वजह से हो रही है? होनी चाहिए कि कौन सी लड़ाई पे भाई लड़ाई का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? समझना चाहते हैं। मैंने ये कहा कि इस देश में सांस्कृतिक पहचान, इस देश में झूठे इतिहास के खिलाफ, इस देश में झूठे साहित्य के खिलाफ, उसके खिलाफ एक युद्ध चल रहा है। और वो युद्ध ये नहीं है कि किसी आपने जिस नोशन में लिया वो कोई खास होती है, तो हर चीज में लड़ाई चल रही है। लेकिन क्या आप ये जानना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, ये कहां से पढ़े हम? कहां लिखा है? किसने बताया हमको कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था? तो क्या इसको जानना, इसको समझना जरूरी नहीं है? कौन देश होगा जो अपने इतिहास को नहीं जानना चाहता होगा? और कौन देश होगा जो झूठे इतिहास पे खड़े होकर के अपने ऊपर गर्व करेगा? अगर 15 अगस्त 1947 को ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था, तो कौन सा ये गणित और कौन सा ये मैथमेटिक्स है और कौन सा ये मीनिंग है कि ट्रांसफर ऑफ पावर को आप कहते हैं कि भारत आजाद हुआ था? और भारत आजाद हुआ था तो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 90% आपका संविधान उससे भरा हुआ है। तो इसके बारे में नहीं जानना चाहिए? ये युद्ध नहीं है कि हम उसके खिलाफ बोलें या उसके उस पर सही पर्सपेक्टिव रखते हैं या अपना पक्ष रखते हैं। या किसी इतिहासकार ने जो उस दौर में पैदा भी नहीं हुआ, जब शिवाजी थे तब वो नहीं था, लेकिन एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है, उस प्रोफेसर ने ये कहा कि साहब शिवाजी एक पहाड़ी चूहा है। अब आपका बेटा और मेरा बेटा अगर आईएएस बनने जाएगा और उससे सवाल पूछा जाएगा तो उसको यही लिखेगा तभी पास होगा, जबकि सच्चाई और समाज
उस इतिहासकार के अलावा ये मानता है कि शिवाजी से बड़ा कोई वॉरियर नहीं था, लेकिन उसने लिख दिया, हमको पढ़ना पड़ रहा है, तो इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी, नहीं लड़नी पड़ेगी। ये कब से लड़ रहे हैं लोग? 2014 से? नहीं, मैं तो 2014 की, हमसे पहले से लोग लड़ रहे हैं। आज संचार क्रांति हो गई है, इसलिए ज्यादा तेजी से लोग लड़ने वाले हैं, क्योंकि पहले आपके पास लिमिटेड चीजें थी, अखबार था, टेलीविजन था, टेलीविजन बहुत बाद में आया, और इंफॉर्मेशन कंट्रोल थी। आज इंफॉर्मेशन का डिसमिनेशन हो गया है, इसलिए हर आप अपनी बात रख सकते हैं। आपने अपनी बात रखी और हो सकता है शाम तक कई हजार लोग कहें कि इनकी बात में तथ्य है, लॉजिक है। अब आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि लिखने वाला इतिहासकार था, नहीं था। जेटलमैन, तो इस संचार क्रांति के दौर में हर आदमी को अपनी बात रखना है, उसकी जिसकी बात ठीक होगी लोग उसको सपोर्ट करेंगे, जिसके लिए होगी उसको। तो मैं यही कह रहा हूं कि ये युद्ध चल रहा है, ये कंटिन्यूअस युद्ध है। ये कोई ऐसा नहीं कि 2014 में कोई सरकार बदली है, सरकारें तो पहले भी बदल रही थी, बहुत सारी बदल रही थी। ये कहें कि 2014 से हिंदुत्व पैदा हो गया है, ये भी लोगों का ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकता है, बट वी आर नथिंग टू डू विद द पॉलिटिक्स। एक बात मैं और ऐड करना चाहता हूं यहाँ पे। जो कल का हमारा कार्यक्रम है वो आप सबके सामने उसकी रूपरेखा है ही है, जिसमें आज आपके सामने वो गणमान्य व्यक्तित्व है जिन्होंने धारा 370 खत्म करने में, 35A खत्म करने में, चाहे वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 खत्म करना वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उसकी कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ने का काम हो, चाहे वक्फ एक्ट 1995 असंवैधानिक है उसकी रिसर्च का काम हो, और जो देश के सामने इंटरनल सिक्योरिटीज के इश्यूज हैं और कौन से ऐसे व्यक्तित्व हैं इस देश में जो राष्ट्र विरोधी काम कर रहे हैं उसमें स्पेशलाइजेशन का काम हो, ये सारे समाज के और देश के राष्ट्र के अलग अलग महानुभाव आपके सामने हैं। और मैं इन सबके सामने बात रखना चाहता हूं और आप सबके सामने बात रखना चाहता हूं कि काशी विश्वनाथ के केस में इन सबका हमें आशीर्वाद प्राप्त है, इन सबका मॉरल सपोर्ट, इंटेलेक्चुअल सपोर्ट हमें प्राप्त है। और काशी विश्वनाथ का जो केस और ज्ञान व्यापी का केस जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इसका मकसद इन सब के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, ना राजनीतिक मकसद है, ना फंड रेजिंग एक्सरसाइज है। ये सिर्फ और सिर्फ, जैसे कि पुष्पेन जी ने बताया, अपनी सभ्यता को, अपनी कल्चरल हेरिटेज को रेस्टोर करने की लड़ाई है। जो काशी इस आध्यात्मिक भूमि है, ये 5 कोस का जो पूरा क्षेत्र है, ये आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है, ये आध्यात्मिक कैपिटल है, ये उस चीज की लड़ाई है। और हमारा मकसद ये है कि जो 5 कोस का अविमुक्त क्षेत्र है वो आध्यात्मिक केंद्र, आध्यात्मिक राजधानी इस देश की दोबारा बने, और उसके लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। इसी क्रम में ये मुकदमा दायर किया गया है। और मैं ये भी आपके माध्यम से रखना चाहता हूं, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो ASI सर्वे की हमने मांग की है उस मांग पे हम अटल हैं। और हमारा ये माध्यम है, ये मांग है कि जो वजू एरिया है जहां पे शिवलिंग बरामद हुआ था 16 मई 2022 को, वहां पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा एक्सकेवेशन किया जाए। और कल एक चैनल पे, प्रतिष्ठित चैनल पे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर ने भी यही बात कही कि बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि ये शिवलिंग कितना पुराना है, इसका क्या लेंथ है, विड्थ है, क्या ब्रेथ है इसकी। तो ऐसी बात नहीं है, हमने जो अपनी एप्लीकेशन में लिखी है, आज तक ये बात भ्रम फैलाया जा रहा था समाज में कि ऐसी कोई तकनीक नहीं है कि बिना शिवलिंग को क्षति पहुंचाए हुए ये पता चल सकता हो कि ये शिवलिंग कितना पुराना है। कल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर ने ये स्टेटमेंट देश के एक सबसे प्रतिष्ठित चैनल पे दिया था। और इसीलिए हमारा ऐसा मानना है कि सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में कोर्ट को एक्सपर्ट ओपिनियन बुलाने की पावर है, और ऑर्डर 26 रूल 10A में साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। और ये जितने देश के आपके सामने गणमान्य व्यक्तित्व यहाँ बैठे हुए हैं, इन सब ने इस पूरी लड़ाई में अपना समर्थन, अपना सपोर्ट दिया है। माननीय सुशील पंडित साहब यहाँ पे बैठे हैं, किसी परिचय इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। कश्मीर में जो हिंदू मंदिरों की हालत हुई और कैसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के विरोध में, सेक्शन 3 के विरोध में वहां हजारों मंदिर तोड़े गए, उसके रेस्टोरेशन की बात हो, ये सारी चीजें आगे आने वाले समय में उठेंगी।
पर मैं ऐसा मानता हूं कि जहां तक ज्ञानव्यापी के केस का संबंध है, ये लीगल तौर पे हम लड़ रहे हैं और हमारा एक ही मकसद है, यहाँ पे ना कोई फंड रेजिंग एक्सरसाइज करना है, ना इसको एक राजनीतिक चीजों का केंद्र बनाना है। सिर्फ और सिर्फ ये लीगल लड़ाई है और ये लीगल लड़ाई के माध्यम से जो इतिहास में तलवारों की नोक पे हुआ वो कलम से रेक्टिफाई किया जाए, ये उस चीज की लड़ाई।